नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रपति ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, सूर्य को अर्घ्य दिया, हनुमान मंदिर में किए दर्शन, भीड़ के चलते संगम स्टेशन बंद करना पड़ा। परीक्षा पे चर्चा, पीएम ने फोकस के लिए दिया क्रिकेट मंत्र, कहा सिर्फ बॉल पर फोकस करें, शोर पर नहीं, पेरेंट्स पढ़ाई का प्रेशर न डालें। बजट सत्र का 7वां दिन राज्यसभा में बोली सोनिया गांधी, कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 तेजस हवा में 360 डिग्री घूमा, सुखोई का आसमान में करतब, सूर्य किरण से निकले 3 रंग। महाकुंभ में महाजाम, संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद, प्रयागराज के रास्तों पर 25 किलोमीटर लंबा जाम, लाखों लोग 10 से 12 घंटे से फंसे। और राजस्थान में तापमान 33 डिग्री पहुंचा, एमपी में ठंड कम, हिमाचल में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, फरवरी के आखिरी हफ्ते में गर्मी होगी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए छात्रों को कई तरह के टिप्स दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को बताया कि सबसे पहले कैसे हेल्दी रहना जरूरी है। इसके लिए पीएम ने छात्रों को हेल्थ टिप्स भी दिए, वहीं छात्रों को बताया कि कैसे वो लीडर बन सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने छात्रों को फोकस रखना भी सिखाया। इसके लिए उन्होंने क्रिकेट और क्रिकेटर्स का उदाहरण भी दिया। पीएम मोदी ने छात्रों को कहा कि उन्हें हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी नींद भी लेना काफी जरूरी है। बच्चों को गूगल पर यह नहीं देखना चाहिए कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जो भी हेल्दी चीजें हैं उन्हें वो खानी चाहिए। उनके पेरेंट्स जो चीजें खिलाते हैं वो खाएं और हेल्दी रहें। पीएम मोदी ने कहा कि लिखने की आदत काफी जरूरी होती है, चाहे कुछ भी लिखिए, लेकिन यह आदत अपने विचारों को बांधने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने समय के विषय में सोचना है। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इसे लेकर काफी सतर्क रहता हूं। अगली अहम खबर पंजाब के चंडीगढ़ से है, जहां दैनिक भास्कर के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस का दावा, 30 आप एमएलए हमारे संपर्क में हैं। तो कांग्रेस ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए हैं। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग टाली है। तो इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे, केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। सीएम भगवंत मान ने अहम मीटिंग टाल दी है। दैनिक भास्कर के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ से अहम खबर, पंजाब कांग्रेस का यह बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें 30 आप एमएलए कांग्रेस के संपर्क में है। यह बड़ा दावा किया गया है। केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर सामने आई है, सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग टाली है। चंडीगढ़ से अहम खबर दैनिक भास्कर के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं, और इस दावे के बाद केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां महाकुंभ में कई अफसरों की तैनाती की गई है। एसडीएम उन्नाव प्रमेश श्रीवास्तव को जिम्मेदारी मिली है। एसडीएम उन्नाव देवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज भेजे गए हैं। इसके साथ ही एसडीएम लखीमपुर कार्तिकेय सिंह को प्रयागराज में तैनाती मिली है। एसडीएम मुजफ्फरनगर जयेंद्र सिंह प्रयागराज भेजे गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसडीएम प्रवीण कुमार की प्रयागराज में तैनाती की गई है। एसडीएम संजय सिंह, एसडीएम सुरेंद्र कुमार प्रयागराज भेजे गए हैं। इसके साथ ही एसडीएम अशोक कुमार, एसडीएम शैलेंद्र सिंह प्रयागराज भेजे गए हैं। एसडीएम कुमार चंद्र बाबू भी प्रयागराज में इनकी तैनाती की गई है। तो प्रयागराज में महाकुंभ में 12 तारीख को अमृत स्नान को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। एसडीएम चंद्रेश कुमार, एसडीएम संजीव साक्य प्रयागराज भेजे गए हैं। इसके अलावा एसडीएम आगरा रतन, एसडीएम आशुतोष कुमार की तैनाती प्रयागराज में की गई है। एसडीएम राजेंद्र चंद्र, एडीएम सतीश कुशवाहा प्रयागराज जाएंगे। क्रांति शेखर सिंह विशेष कार्याधिकारी
नोएडा का भी नाम इसमें शामिल है। अभिषेक पाठक विशेष कार्य अधिकारी भी प्रयागराज जाएंगे। एडीएम विवेक कुमार मिश्र व एडीएम योगेंद्र कुमार भी प्रयागराज भेजे गए हैं। आदित्य प्रजापति सचिव भी प्रयागराज में इनकी तैनाती की गई है। एडीएम मदन मोहन सिंह, एडीएम परमानंद झा भी प्रयागराज में इनको तैनाती मिली है। एडीएम शिव नारायण, एडीएम सुभाष सिंह प्रयागराज जाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट कंडारकर कमल किशोर की तैनाती प्रयागराज में की गई है। तो ये कई अहम और बड़े अधिकारियों की तैनाती प्रयागराज में की गई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट शाश्वत त्रिपुरारी प्रयागराज जाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट रल्लापल्ली जगत प्रयाग जाएंगे। तो प्रयागराज में 12 तारीख को जो अहम स्नान है उसको देखते हुए इन अधिकारियों की तैनाती प्रयागराज में की गई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या से अगली अहम खबर, जहां यूपी के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। श्री रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा यह आमंत्रण दिया गया है। 11 फरवरी को सभी विधायकों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। विधानसभा से अयोध्या तक ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है। विधायकों को विधानसभा से अयोध्या मंदिर तक ले जाने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने भी सभी दलों के विधायकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। तो इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे, विधायकों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी दलों के विधायकों को रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। अगली अहम खबर है, जहां राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया है। गाली गलौज का विरोध करने पर किसान की लाठी डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग किसान होरीलाल की नशे में धुत अधेड़ ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी है। गांव के रहने वाले चंद्रशेखर पर बुजुर्ग किसान होरीलाल की हत्या का आरोप है। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी चंद्रशेखर फरार हो गया है। पुलिस हत्या के आरोपी चंद्रशेखर की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनखेड़ा का बताया जा रहा है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी की जीत पर बयान देते हुए कहा कि मोदी और योगी जी के विकास कार्यों का परिणाम है कि मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। दयाशंकर मिश्र ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने उपचुनाव में इतिहास रच दिया है। अयोध्या का जो अपमान हुआ था, मिल्कीपुर की जनता ने वो गलती सुधारी है। मंत्री ने कहा कि महाकुंभ कल्पनाओं से परे है, सारी दुनिया के लोग कुंभ आए हैं। आपका सौभाग्य है कि चुनाव का ये परिणाम जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम की, विकास की ये जो गंगा देश और प्रदेश में बह रही है, विकास का जो काम हो रहा है, ये कहीं नारा है विकास। दिल्ली के लोगों को जो पिछले 15 सालों में ठगे गए, जो फरेब हुआ, जो उनका दिल दुखाया गया, झूठे वादे, झूठे नारे, तो लोगों ने कहते हैं ना कि हार कर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सहयोग दिया है, सरकार बनाया है, मैं आपसे बड़े फख्र से, बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां कानपुर आईआईटी में एक शोध छात्र की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक केमिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव ने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है। आईआईटी प्रशासन ने बताया कि छात्र ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। मृत छात्र उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला था और कानपुर आईआईटी के रसायन विज्ञान विभाग में शोध का छात्र था। पुलिस ने बताया कि नोएडा सेक्टर 71 में जागृति अपार्टमेंट में रहने वाले राम सूरत यादव के बेटे अंकित यादव कानपुर आईआईटी में पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्र थे। वह यूजीसी फेलोशिप के जरिए आईआईटी में दाखिल हुए थे। आईआईटी के हॉस्टल के कमरा नंबर 103 में वह रह रहे थे। सोमवार की शाम को 5
बजे 24 साल के अंकित ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। उन्हें तत्काल कैंपस स्थित हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत आईआईटी कानपुर में पीएचडी के एक छात्र द्वारा सुसाइड किया गया है। छात्र के रूम से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके द्वारा किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। घर वालों को जानकारी दी गई है, उनसे अन्य जानकारी प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत आईआईटी कानपुर में पीएचडी के एक छात्र द्वारा सुसाइड किया गया है। छात्र के रूम से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके द्वारा किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। घर वालों को जानकारी दी गई है, उनसे अन्य जानकारी प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर डाका डालने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से 22,000 रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिनों एक व्यापारी ने पुलिस को शिकायत की थी कि ई रिक्शा से सवार होकर अपने गंतव्य जा रहा था, लेकिन ई रिक्शा में यात्रा के दौरान किसी ने उसकी जेब काट ली। पुलिस मामला दर्ज कर एक टीम गठित कर छानबीन पुलिस ने शुरू की और कई सीसीटीवी को खंगालने पर अभियुक्त रवि कुमार, अल्ताफ और अमन कुमार को धर दबोचा। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर कई मुकदमे वांछित हैं और तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। इनके पास से आपको बता दें यात्रियों के जेब से निकाले गए 22,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इनको जेल भेज दिया गया। हाँ, एक्चुअली 2 दिन पूर्व थाना बेकनगंज में जो मेन हमारी जो यहाँ की लाइफलाइन है कानपुर की, जो ये नई सड़क है, यहाँ पर एक व्यापारी जो कि दूर जनपद के थे, वो यहाँ पे आ रहे थे और रास्ते में ही उनका जब ई रिक्शा में बैठ के जा रहे थे तो उनका जेब काट लिया गया। काटने के बाद वो अनभिज्ञ हो गए। उन्होंने कल मुकदमा दर्ज कराया थाना बेकनगंज में, जो फ्रॉड का और गबन का मुकदमा दर्ज कराया। उस पर हमारी टीम ने काम शुरू किया। एसीपी अनवरगंज अभिषेक और इंस्पेक्टर अनवरगंज मतीन के नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे एक चौकी इंचार्ज हैं, उनका नाम है करण, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और पूरी टीम ने सीसीटीवी फुटेज को बहुत मेटिकुलसली एक जगह से दूसरी जगह को निकाला है, उसका चूल से चूल उसको लगाया और बाद में इन्होंने होमवर्क करके और डाटा सर्वेलेंस के माध्यम से इन्होंने 3 मुलजिम को डिटेन किया है, जिसको अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इन्होंने एडमिट किया है इस घटना को। इनको एक का नाम रवि है, एक का नाम अल्ताफ़ है, एक का नाम अमन है। इनमें से एक बेसिकली रहने वाला चकेरी का है, एक श्यामनगर का है, एक पास के दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 22,000 रुपये में से 11,000 रुपये रिकवर भी किया गया है और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इसमें जो एक मुलजिम रवि है उसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। दूसरा एक मुलजिम है वो 500 और 376 का अपराधी रह चुका है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ ये सारे अपराधी हैं। इनको बहुत अच्छे ढंग से टीम में डिटेन करके और न्याय दिया है और इन लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। डीसीपी सेंट्रल सर ने इसके लिए पूरी टीम को 20,000 रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। रुक रही अगली अहम खबर का। बांदा में आज कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जनपद के सभी स्कूलों में अध्यापकों के माध्यम से पेट में होने वाले कीड़ों को मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृमि दिवस के अवसर पर बांदा के सभी स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाएं खिलाई गई हैं। बांदा के सेंट जॉर्ज स्कूल में प्रिंसिपल अल्फ्रेड रस्किन व स्कूल स्टाफ ने छुट्टी के दौरान बच्चों के अभिभावकों को कृमि दिवस की जानकारी देते हुए उनकी अनुमति से कृमि की दवा खिलाई गई, जिससे बच्चों को होने वाली तमाम समस्याओं से बचाया जा सके। सेंट जॉर्ज स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के बाद अभिभावकों ने खुशी खुशी अपने बच्चों को कीड़े की दवा खिलाई है। अनिल सिंह जी, आज ये किस तरह की दवाएं बांटी जा रही हैं? ये पेट के कीड़ों के लिए ये स्कूल की तरफ से दी जा रही है।
नहीं ना, मैं आज आपके बच्चा यहाँ सेंट जॉर्ज में पढ़ता है, यहाँ दवाएं बांटी गई, किस तरह की दवाएं हैं ये जो क्रमिक दिवस मनाया जा रहा है इसमें बच्चों के कीड़े न लगे इसलिए दवाई बांटी गई? हाँ सर, ये एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, उसके तहत इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों के इंटेस्टाइन में जैसे माइक्रोफ्लोरा इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें जैसे राउंड वर्म, कैप वर्म, हुक वर्म, ये सारे फैमिलीज़ के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, इनको मारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में अल्बेंडाजोल नाम का एक मॉलिक्यूल आता है। वो मॉलिक्यूल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री दिया जा रहा है स्कूल्स में, ताकि बच्चों को हम खिला सकें और उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकें। उसके तहत सर इसका खिलाने का तरीका ये है कि 400 मिलीग्राम की दवा है, ये चॉप पाउडर के फॉर्म में है, बच्चे आसानी से ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम जब भी खाएं तो हमारे फूड होना चाहिए स्टमक में। दिवस जो मनाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों का मेंडाजोल की टैबलेट ये जो है खिलाई जा रही है, कीड़ों की दवाई, ताकि बच्चों के पेट में जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाए। तो हर बच्चे को ये दवाई खिलाई जा रही है ताकि बच्चे स्वस्थ पाए जाएँ, और इसके लिए पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया ताकि जो है वो बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा दवाई खिलाएँ और एक अवेयरनेस उनके अंदर पहुँचे इस बात की। सर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को इस दवा के बारे में? संदेश यही है कि देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जैसे बच्चे तमाम फास्ट दुनिया की चीज़ें खाते हैं, तो जो पेट में कीड़े हैं बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कीड़े को ख़त्म किया जाए। उसके लिए दवाई खाना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए। आज 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, और आज के दिन जो है ना सरकार के द्वारा बच्चों को विद्यालयों में जो है वो एल्बेंडाजोल की एक डोज दी जाती है 400 मिलीग्राम। इस दवा के खाने से पेट में बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों की मुक्ति मिलती है, और जो बच्चों को कीड़ों की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, एलर्जी होती है, किसी को सांस की दिक्कत होती है, उन चीज़ों से मुक्ति होती है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का खबर बाराबंकी से, जहां थाना सतरिख के मानपुर लखेचा चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान ग्राम तिंदवानी बाराबंकी निवासी रूप चंद्र गौतम के रूप में किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना कानूनी अपराध है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सहारनपुर जिला कारागार में एक फर्जी पत्र से प्रशासन में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति भवन से भेजे गए इस पत्र में हत्या के आरोपी बंदी अजय की समय पूर्व रिहाई का आदेश होने का दावा किया गया था। जेल प्रशासन ने पत्र को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी और थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये पत्र राष्ट्रीय विशेष अदालत राष्ट्रपति भवन से जारी होने का दावा करता था, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी वैधता पर संदेह जताया। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पत्र किसने और इसका उद्देश्य क्या था। थाना जनकपुरी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो वादी हैं वो जेल सुपरिटेंडेंट है। उनकी तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि कथित तौर पर माननीय राष्ट्रपति के यहाँ किसी स्पेशल कोर्ट का एक आदेश आया था, जिस आदेश के तहत जो एक मर्डर का मुलजिम जो कि उस जेल में निरुद्ध था उसको छोड़ने के आदेश थे। जब वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि इस तरह की कोई कोर्ट जो है माननीय राष्ट्रपति के यहाँ नहीं चलती, एवं वो जो लेटर है जो रिलीज करने के लिए जो ऑर्डर आया है वो फर्जी है, और उसी के जो है उसी के मद्देनजर वहां पर सुसंगत धारा में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा चुका है। अगली अहम खबर मेरठ से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। यह मामला करीब 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है, जबकि जब पीड़िता अपनी सहेली की शादी में मेरठ आई थी। यहाँ टीपी नगर के रहने वाले शुभम सोम से उसकी मुलाकात हुई। शुभम वेद व्यासपुरी में पीजी हॉस्टल चलाता है और उसने महिला वकील को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया और 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान शुभम ने उसका 2 बार अबॉर्शन भी कराया,
जब महिला ने शादी की बात की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़िता ने टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सोमवार को पीड़िता ने एसपी देहात से मुलाकात कर बताया कि आरोपी कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में छुपा हुआ है। एसपी देहात ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन इससे नाराज होकर महिला ने एसएसपी कार्यालय में हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया और सिविल लाइन थाने भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। खबर कानपुर देहात से है, जहां युवक ने अविवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ कर जानलेवा हमला कर दिया है। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ गांव के ही रहने वाले शैलेश कुमार ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर युवती की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी होने पर परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल युवती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेरापुर पुलिस ने मामले की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गांव में मामला बहुत हंसता गलत हुआ यार। क्या हुआ है? उस लड़की को यार उसको रेप किया और करने के बाद उसको बहुत मारा यार। किसने किया है ये उसका क्या नाम है? शैलेश। हाँ, अच्छा। हाँ। लगभग कितनी उम्र होगी शैलेश की? हम उम्र तो रहे 20-21 साल हुई है। अच्छा। हाँ। अब कब की बात है ये कल शाम की बात है। अच्छा। ये हुआ कि हम लोग लेटे थे तो बिट्टी बोली कि शिमला बुआ रो रही है। जैसे हम लोग बाहर आए हैं तो हमने टार्च लगा के यहाँ देखा तो ये इधर से भाग के निकल गया। कौन? ये शैलेश। ये कौन है? ये शर्मा है, इसी गांव का रहने वाला है। अच्छा। कौन गांव का? उस्तान का। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, भाग गया। भागने के बाद में फिर उधर से घूम के आया है कि मैं था नहीं, तो इसके हाथ में खून लगा था कि मेरे हाथ में खून नहीं है। जब इसके देखा मैंने कि खून लगा, मेरे हाथ में खून कहाँ आता है? फिर किसी ने मारा है तो बोला कि 2-3 झापड़े मारी, इसके बाद में चला गया। हम लोग, हमारी नंद थी यहाँ गाय बांधने आई थी और यहाँ गाय बांधने उसके साथ छेड़खाड़ी की, बलात्कार किया। उसके बहुत मूड में चोट है और उसके खून खच्चर, एक आँख निकल आई है। और उस लड़के को किसने छेड़छाड़ की है? शैलेश ने। किस गांव निवासी है? उड़सान। आपकी नंद यहाँ क्या करने आई थी? गाय बांधने आई थी। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद गाय बांधने आई, अंदर गई तो उसने पीछे से दाब लिया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कुंभ में जाम में फंसे श्रद्धालुओं की मदद बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। पार्टी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने निर्देश दिए हैं, फंसे श्रद्धालुओं को भोजन पानी आदि की सहायता पहुंचाई जाए। पार्टी कार्यालय से लगभग 10 जिलों के जिलाध्यक्षों नेताओं को निर्देश भेजा जा रहा है कि फंसे हुए यात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, भदोही, मिर्जापुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि जिलों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नोएडा पुलिस ने, आपको बता दें, FIIT JEE के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थापक दिनेश गोयल से जुड़े बैंक खातों को सीज कर दिया है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक अब तक 11 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम सीज की जा चुकी है। आपको बता दें, कोचिंग संस्थान में अचानक क्लासेस बंद होने के बाद अभिभावकों ने प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। जांच के दौरान पुलिस को दिनेश गोयल के 172 करेंट अकाउंट और 12 सेविंग अकाउंट की जानकारी मिली है। इनमें से अब तक 12 खातों की पड़ताल में 11 करोड़ 11 लाख रुपए सीज किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के ADCP अशोक कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि थाना नॉलेज पार्क में FIIT JEE के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके बैंक खातों का पता लगाकर अभी तक 12 खातों से 11 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि सीज करवाई गई है। अवगत कराना है कि पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में FIIT प्रबंधकों के विरुद्ध जो मुकदमा थाने नॉलेज पार्क में पंजीकृत था, इनके बैंक खातों का पता लगा करके अब तक 12 बैंक खातों में कुल 11 करोड़ 11 लाख के आसपास की धनराशि को सीज कराया गया है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवजी नगर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिव सिटी रामवीर सिंह ने तुरंत जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि इस वीडियो की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी। इस घटना से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ में कुछ हरकत कर रहा है और उसकी जांच की जा रही है और ये वीडियो थाना नवाबाद का बताया जा रहा है और जांचों उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। लखनऊ की रहने वाली 80 साल की उषा रे के नाम जल्द एक नया रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल की उषा रे ने यह साबित कर दिखाया है। जिस उम्र में लोग दुनियादारी छोड़कर जिंदगी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उस उम्र के पड़ाव में लखनऊ के रहने वाली उषा रे लोगों के लिए नजीर बन गई हैं। अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल कर चुकी उषा रे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है, क्योंकि 80 साल की उम्र में उषा रे अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर ठान ले तो आसमान को भी झुका सकता है, फिर उसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। हौसलों को पंख से मंजिल के लिए उड़ान आसान हो जाती है, फिर नामुमकिन सी लगने वाली मंजिल भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक मिसाल भी है और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी। ये है लखनऊ की रहने वाली 80 साल की उषा रे। दुनिया की सबसे बुजुर्ग छात्रा कहलाने का रिकॉर्ड इनके नाम बन चुका है, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली उषा रे 80 साल की उम्र में MBA की पढ़ाई पुणे की डॉक्टरी DY पाटिल विद्यापीठ से कर रही हैं। उषा रे ने अपनी जिंदगी के कई मुकाम हासिल किए, लेकिन पढ़ने की चाह ने उन्हें नए मुकाम के लिए प्रेरणा दी। मुझे नहीं पता, मैं अपनी फीलिंग को मैं वर्ड्स नहीं दे पा रही हूँ। या आई एम रियली, किसकी दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की, हमारे जानने वालों की, मेरे बच्चों की, या मेरे कुछ जो आजकल का हम लोग सनातन धर्मी हैं, शायद कुछ मेरे अच्छे कर्म हैं, इसलिए। 80 साल की उम्र में भी वो लखनऊ की लवी शुभ हॉस्पिटल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तैनात हैं। उषा रे ने अपने करियर में कई डिग्रियां हासिल की और देश विदेश में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। शिक्षा से उनका बेहद लगाव रहा है और इस उम्र में भी उनके अंदर वो जिज्ञासा भी है जिसने उन्हें MBA की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उषा रे शिक्षा ग्रहण करने और अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हैं, लेकिन महज उम्र के नंबर से किसी डिग्री का कोई लेना देना नहीं होता। वो जिंदगी में इस दौर और पड़ाव में आकर भी सीखने का जज्बा रखती हैं। 1966 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया, फिर M.Ed किया, टीचिंग लाइन में थे। उसके बाद 2009 में मैं लवी शुभ हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया। तब मुझे लगा कि लवी शुभ हॉस्पिटल के काम के संग संग मुझे MBA की पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि जिस MBA को देखती थी सोचती थी हमसे कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना पढ़ा लिखा है। उस कॉम्प्लेक्स ने मुझे मोटिवेट किया कि 2023 में कि मैं MBA करूं नौकरी के साथ साथ। तो मैंने DY पाटिल पूना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ऑनलाइन।
उसारे ने बताया कि अपने ग्रैंडसन को इस उम्र में खेलने खिलाने के बजाय नौकरी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं और यही नहीं 80 की उम्र में भी उनकी दिनचर्या एक जवान उम्र की महिला की दिनचर्या से कम नहीं। उन्होंने कहा कि वो सुबह उठकर अपने घर के कामों को अच्छे से निपटाने के बाद अस्पताल में आकर अपनी ड्यूटी करती हैं और फिर शाम को 4 बजे निकलने के बाद अपने घर की जिम्मेदारी को संभालती है। देखिए, दिनचर्या की अगर कहेंगे तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 2003 में मुझे 4th ग्रेड कैंसर हुआ। आई सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद 2020 में कोरोना टाइम पे दोबारा कैंसर हुआ। फिर मैं आगे निकल आई। फिर 2015 में मेरे दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट हुआ। इतनी तकलीफ झेलने के बाद ये शायद भगवान की इच्छा थी, उन्होंने इतनी ताकत दी कि मैं आगे पढ़ सकूं। तो उसी ताकत ने मैं सुबह उठती हूँ करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे, पढ़ाई करती हूँ। 9:30, 10 बजे के करीब मैं लवी शुभ हॉस्पिटल में आती हूँ। यहाँ में मैं फाइनेंस और एडमिन का काम देखती हूँ। यहाँ से करीब 4 बजे, साढ़े 4 बजे घर जाती हूँ। खाना खाकर आराम करके शाम को मैं फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरे लिए प्राइम था। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं टॉप करना है मुझे। पुणे के डॉक्टर D.Y. पाटिल विद्यापीठ में MBA के 4 सेमेस्टर पूरे होने के बाद उसारे का नाम की मशहूर रिकॉर्ड बुक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। उसारे ये उनके लिए एक सपने जैसी बात है, जिसका श्रेय उनके परिवार, अपने सहयोगी, परिचित लोगों और समाज में उनको चाहने वाले लोगों को जाता है। क्योंकि जब मैंने बीएड किया था आगरा यूनिवर्सिटी से 1977 में, तब मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप 100 रुपया मिला करती थी। तो उसी से मुझे लगा कि अब भी मुझे टॉप करना है। टॉप तो शायद नहीं होगा, लेकिन आई एम गिविंग माई 200% टू स्टडी and I must show it is a challenge for me. It's not challenge to anybody. I always give challenge to myself कि I can do it and I will do it. उसके लिए तो कुछ सोच के मुझे बहुत ही अपने आप में कि क्या ये मैं ही हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है इस बात का कि देखिए अपने कस्बे में, अपने शहर में लोग सोच सकते हैं। अब पूरी दुनिया में अगर है तो देखिए जुलाई में मेरा कंप्लीट होगा 4th सेमेस्टर। जिस उम्र के पड़ाव में लोग चलने फिरने को मोहताज हो जाते हैं, लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, उस उम्र में उसारे ने लोगों और समाज के लिए एक नजीर बनकर दिखाया है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। किच्छा विधानसभा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज विहण द्वारा की गई घोषणा के बाद आज शंकर फॉर्म में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची टीम को विधायक के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक तिलक राज विहण ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को आड़े हाथों लेते हुए वापस जाने पर मजबूर कर दिया। विधायक तिलक राज विहण ने स्पष्ट कहा कि आम जनता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अपनी विधानसभा में किसी भी कीमत पर जनता को पीड़ित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि विभाग सबसे पहले उद्योगपतियों के घरों और उनके प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए। उन्होंने कहा कि जनता आपको बता दें, जहां की जनता स्मार्ट मीटर का विरोध करेगी वह उनके साथ, उन्होंने कहा कि वो उनके साथ है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर उनके विधानसभा में नहीं लगेंगे। विभाग द्वारा जबरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा मैं विधानसभा में रहूँगा। कोई अपनी मर्जी से लगवाता है, अपना नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है, तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुँचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियाँ थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 या कितने आते हैं मैंने तो कभी देखी पेटी, और घूम रहे थे अंदर। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की, और वहाँ धमकाया जा रहा है
ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगाओ में 10,000 का जुर्माना पड़ेगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंडो नेपाल सीमा पर स्थित सिसैया मेला घाट में राज्य योजना के अंतर्गत मार्ग का निर्माण चल रहा है, जिसका खटीमा विधायक तथा उप नेता प्रतिपक्ष भवन चंद्र कापड़ी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मानक के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित किया। वहीं उन्होंने सिसैया मेला घाट के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में 4,90,000 की लागत से विधायक निधि से नवनिर्मित ओपन जिम का भी उद्घाटन कर विधिवत पूजा अर्चना की फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता भी की। हमारा बेला गाँव है जो नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है और आज जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए जिम की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जिम का काम इसलिए नहीं करता है कि उसमें उसको व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए हमने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ओपन जिम लगाने का काम शुरू किया है, जिसमें हमने आज मेला घाट में इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले हमने जो है कि गोसीवा जो है बुढ़ाई में जो फील्ड है उस पर ओपन जिम लगाया है और कुआं खेड़ा लगाया है। 2 जिम लगाए हैं और 10 जिम इस बार हम अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड रोड सेफ्टी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें ये आयोजन आरटीओ देहरादून कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें आरटीओ प्रवर्तन देहरादून शैलेश तिवारी ने बताया कि विगत कुछ महीनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें हमारे युवाओं की जानें ज़्यादा जा रही हैं और घायल हो रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए हमने कई तरह के कार्यक्रम किए हैं। इसको लेकर खेल के माध्यम से भी युवाओं को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। ये क्रिकेट प्रतियोगिता 11 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। इसमें 8 टीमें प्रतिभाग करेंगी। ग्राफिक एरा ब्लैक आपने सही बोला है कि विगत कुछ महीनों में देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज्यादा जा रही है, वो ज्यादा घायल हो रहे हैं। तो रोकने के लिए परिवहन और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। आप जानते हैं कि देहरादून में पिछले 3-4 महीने में बड़ी दर्दनाक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कॉलेज के बच्चे और यंग पीपल शामिल थे। हमारा ये प्रयास है कि एक नई पहल करें जिसके अंतर्गत खेल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को रोड सेफ्टी से जोड़ें। उसी को देखते हुए हम एक RSPL 2025 रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में एक परिवार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपरा को बनाए हुए है। यह परिवार गंगोत्री धाम से जल भरकर महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ में चढ़ाने की परंपरा को आज भी बनाए हुए है। परंपरा के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान के साथ यह जल भरा जाता है और जिसकी साल भर विशेष पूजा अर्चना के बाद यह जल आज उत्तरकाशी से विधि विधान के साथ रवाना किया गया। यह जल विभिन्न पड़ाव से होते हुए नेपाल पहुंचेगा, जहां महाशिवरात्रि के दिन यह जल पशुपतिनाथ को चढ़ाया जाएगा। विश्व शांति और सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए हर साल गंगोत्री धाम से ये जल भरा जाता है और शिवरात्रि पर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। फरवरी 2024 बाबा पशुपतिनाथ का दिव्य कलश जय दुर्गे पशुपति भवन जोशियाड़ा उत्तरकाशी हिमालय से बाबा पशुपतिनाथ महाशिवरात्रि के लिए प्रस्थान हो रहा है और यह दिव्य गंगा जल कलश, सत्य कलश, सनातन कलश अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गौमुख से भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा इसी स्थान पर जय दुर्गे पशुपति भवन उत्तरकाशी हिमालय में की जाती है। उसके उपरांत यह दिव्य गंगा जल कलश महाशिवरात्रि के लिए बाबा पशुपतिनाथ को समर्पित है और जो भी भगत इस दिव्य गंगा जल कलश का दर्शन करता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह 10 पीढ़ी का पूर्व इतिहास है और पूर्व समर्पित है बाबा पशुपतिनाथ को यह दिव्य कलश। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल देश के बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।